नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। किसकी रक्षा, किससे रक्षा और क्यों रक्षा? शायद इन 3 वाक्यों से आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर चर्चा करूंगी। साथियों, सावन का महीना चल रहा है और अगस्त का महीना है और खासकर अगस्त के महीने में कई ऐसे त्योहार आते हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू परंपरा से जुड़े हुए हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि आप नीलम जी बोध हैं और आप हिंदू धर्म के बारे में चर्चा क्यों कर रही हैं। साथियों, मैं चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी मेरे बहुजन समाज का बहुत बड़ा तबका, जिसके ऊपर सदियों से अत्याचार शोषण हुए, उसी व्यवस्था के कारण, उसी संस्कृति के कारण, उसी धर्म के कारण, जिसको आज भी वो बहुत बड़े स्तर पर ढोने का काम कर रहे हैं। और जिस हिंदू धर्म में उन्हें वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग शूद्र माना जाता है, अछूत माना जाता है, दलित कहा जाता है, दबा कुचला कहा जाता है और उसी के आधार पर उन पर अत्याचार शोषण होते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे अभी वर्तमान में मैं सावन के महीने ही की बात क्यों ना करूं, अभी आपने देखा कि जिस तरह से कावड़ का दौर चला और बहुजन समाज के बहुत सारे युवा कावड़ लेने गए और उसके बाद जब वो मंदिरों में जल अभिषेक करने गए तो वहां पर उनको जाति के आधार पर पीटा गया। और इतना नहीं, बहुत सारे मंदिरों पर तो नेम प्लेट लगा दी गई और बहुत सारे तथाकथित लोग जो हिंदूवादी मानसिकता से ग्रस्त है, जो मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त है, वो साफ साफ जाति पूछ कर मंदिर में प्रवेश करने दे रहे थे। तो इसी से साथियों आप समझ सकते हैं कि मैं इस विषय पर चर्चा क्यों कर रही हूं। साथियों, आज मैं बात करूंगी रक्षा बंधन। 2 शब्द है, एक रक्षा और एक तरफ बंधन। यानी कि एक तरफ तो हम रक्षा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बंधन। मतलब जिस रक्षा में बंधन आ जाए तो फिर कैसी रक्षा? एक तरह से तो आप आजादी छीन रहे हैं और बात कर रहे हैं रक्षा की। लेकिन साथियों, रक्षा बंधन, इसको लेकर तमाम पौराणिक कथाएं हैं जो कि हम पढ़ते हैं या समझते हैं, स्कूलों में हमें बचपन से पढ़ाई गई, तो मन मस्तिष्क में वही चीजें, वही घटनाक्रम, वही पौराणिक कथाएं बैठी गई थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, बुद्धि का विकास हुआ, विज्ञान को पढ़ना सीखा, इतिहास की खोज में गए, तो बहुत सारे तथ्य हमारे सामने आए कि जो ये काल्पनिक चीजें हैं या पौराणिक घटना है, किस तरह से रची बसी गई। तो साथियों, रक्षाबंधन को लेकर अलग अलग कहानियां देखने को हमें मिलती हैं। एक तरफ द्रौपदी और कृष्ण के संबंध को यहाँ पर दर्शाने का काम किया जाता है, दूसरी तरफ जो इंद्राणी और इंद्र है उसके संबंध की चर्चा की जाती है और तीसरी तरफ जो रानी कर्णावती है और हुमायूं है उसकी चर्चा की जाती है। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ये तीनों नाम गिनाए, यानी कि द्रौपदी और कृष्ण और इंद्राणी और इंद्र और रानी कर्णावती और हुमायूं, इनका कोई भी भाई बहन का संबंध नहीं है, रक्षा का संबंध नहीं है, प्रेम का संबंध नहीं है। क्योंकि आज आप जिस तरह से देख रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। तो साथियों, अब मैं आती हूं मेन मुद्दे पर। अब किसकी रक्षा, किससे रक्षा और क्यों रक्षा? जब आजादी के 77 साल बीत चुके हैं और आज हमारे पास में संविधान के द्वारा तमाम हक अधिकार दिए गए हैं, तो क्या आज हम महिलाओं को किसी की रक्षा के ऊपर निर्भर रहना चाहिए? और कैसी रक्षा? साल में एक दिन आता है जिसमें कि बहन अपने भाई की कलाई पर एक धागा बांधती है और भाई से रक्षा का वचन लेती है और भाई रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या ये बात सत्य है? आप खुद बताइए, प्रैक्टिकल आधार पर सोचकर देखिए, सिर्फ पौराणिक कथाओं के आधार पर या भावनाओं में जुड़कर बिल्कुल मत देखिए। अगर मैं भावनाओं की बात करूं तो भावनाएं भी साथियों मैं यहां पर बताने का बिल्कुल पूरा प्रयास करूंगी कि आजकल की भावनाएं रक्षाबंधन को लेकर किस तरह से चली हुई हैं। क्योंकि हम भाई बहन जिस तरह से चर्चा करते हैं या देखते हैं, चाहे हम पूरे साल कभी भाई के घर पर ना जाए, कितना ही उनसे लड़ाई झगड़ा है, लेकिन जैसे ही रक्षाबंधन आता है तो कहीं ना कहीं इन परंपराओं के नाम पर महिलाएं इतनी भावुक हो जाती हैं और जो भाई हैं वो भी भावुक हो जाते हैं और इसको रक्षाबंधन के तौर पर मनाते हैं। लेकिन एक सवाल है मेरा उन सभी बहनों से, क्योंकि भारत की जो आबादी है 50% महिलाओं की है और महिलाएं इतनी कमजोर और इतनी बुज़दिल कब से हो गई कि जब उन्हें पुरुषों की जरूरत पड़े कि पुरुष उनकी रक्षा करे। तो साथियों, अभी आपने पिछले दिनों पहलगांव की घटना देखी होगी और जिस तरह से आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, और आप सभी जानते हैं कि इसमें जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, 2 महिलाएं बहुत बड़े स्तर पर प्रचलित प्रसिद्ध हुई, जीता जागता उदाहरण है। और भारत का जो प्रथम नागरिक है कौन है, आप सभी अच्छे तरह से जानते हैं। जी हाँ, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, भारत का जो प्रथम नागरिक है वो है वर्तमान समय में इस देश की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी।
एक तरफ वो महिला जो पूरे देश की रक्षा कर रही है, दूसरी तरफ ये दो महान हस्तियां जो कि कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर जो वोमिका सिंह है, तो ये भी महिलाएं हैं दोनों। और इन दोनों महिलाओं ने और खासकर देश की राष्ट्रपति ने जिस तरह से इस देश के लोगों के लिए एक पूरा का पूरा रक्षा, एक सुरक्षा कवच तैयार कर रखा है, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से, क्योंकि देश का जो राष्ट्रपति है उसके कंधों पर पूरे जिम्मेदारी होती है इस देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा मुहैया कराने की। अब बताइए, इस भारत देश के समस्त लोगों की रक्षा कौन कर रहा है? एक महिला कर रही है ना। अब बताइए, उस महिला को अपने भाई को राखी बांधकर ये जरूरत पड़ेगी कि भाई उसकी रक्षा करे, और कैसी रक्षा, और किससे रक्षा, और क्यों रक्षा। इसी तरह से जो कर्नल सोफिया है और वोमिका सिंह है, क्या इनको जरूरत पड़ेगी? जो बहनें खुद भारत की रक्षा कर रही हैं, भारत की सरहदों पर लड़ रही हैं, भारत को पुरुषों को भी नेतृत्व दे रही हैं, क्या उन महिलाओं को जो एक धागा है उसकी जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी साथियों, मेरी दृष्टि से तो। और एक चीज और देखिए कि जो लोग रक्षा बंधन को भाई बहन के प्यार से जोड़कर देखते हैं, मैं उन सभी बहनों को भी ये कहना चाहूंगी, और खासकर मैं ये वीडियो अपने बहुजन समाज की तमाम बहन और भाइयों के लिए बना रही हूँ। मैं उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं बना रही हूँ जो लोग इनमें फंसे हुए हैं या इस संस्कृति को फॉलो करते हैं, बल्कि मैं अपने बहुजन समाज का जो बहुत बड़ा तबका है उसको इन परंपराओं के नाम पर जो धन लुटता है, जो समय बर्बाद होता है, उनसे बाहर निकालने के लिए बना रही हूँ। साथियों, आप यहाँ पर एक मोटा सा लॉजिक समझने का प्रयास कीजिएगा कि भाई बहन की रक्षा करता है और वचन देता है, तो एक बहन यानी कि जो एक लड़की है वो शादी से पहले अपनी ससुराल में कितना समय व्यतीत करती है? मुश्किल से 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 और हद मार के 35 साल। इससे ज्यादा तो शायद इक्का दुक्का कोई केस होगा जो कि अपवाद के रूप में है, लेकिन मैं जहां तक देखती हूँ सामाजिक स्थितियों को, मतलब 30-32 साल तक आते आते सभी लड़कियों की शादी हो जाती है और फिर उसके बाद लड़कियां अपने ससुराल चली जाती हैं, और ससुराल में उनका जीवन अंतिम क्षण यानी कि जब तक उसका जीवन रहता है, उसकी सांस चलती है, उसका जीवन पूरा का पूरा ससुराल में बीतता है। अब कोई भी हारी बीमारी होती है, कोई भी घटना घटित होती है, तो सबसे पहले ससुराल में उसकी रक्षा कौन करता है? उसका पति ही करता है ना। उसका भाई तो नहीं आएगा जो 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ही रह रहा है, उसका भाई तो नहीं आएगा ना उस बहन की रक्षा करने के लिए। तो अब बताइए, अगर रक्षा से ही ये जुड़ा त्योहार है, तो मेरा मानना है कि शादी के बाद जो पत्नी है उसको अपने पति को राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसका जीवन चलता है शादी के बाद उसका पति ही पल पल हर क्षण उसकी रक्षा करता है। तो आप खुद सोचिएगा साथियों। लेकिन बहुत सारे अंधभक्त मुझे गालियां भी बकेंगे, ये भी कहेंगे, और मैं हर साल वीडियो बनाती हूँ, बहुत सारे जो मंदबुद्धि लोग हैं आकर कमेंट करते हैं कि आप एक फोटो खींचो, अपने पति को राखी बांधो और सोशल मीडिया पर डालो। साथियों, ना तो मैं पति को बांधने के लिए पक्षधर हूं एक धागा, और ना ही भाइयों को बांधने की पक्षधर हूं एक धागा। मैं सिर्फ बात कर रही हूं कि बिना धागे बांधे भी आप किस तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर कार्य, दूसरे का मान सम्मान कर सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे 3 भाई हैं और मैं अपने परिवार में सबसे छोटी हूं। मेरी एक बड़ी बहन है, हम 5 बहन भाई हैं, और आज तक मैंने कभी भी, ना तो शादी से पहले न शादी के बाद, कभी भी अपने भाइयों को राखी नहीं बांधी। और मेरे भाई जब मुझे जरूरत होती है तन मन धन से मेरे साथ खड़े होते हैं। तो बताइए, वो प्यार है, वो रक्षा है, या मैं एक धागा अपने भाइयों को साल में एक बार बांधूं और जब मुझे जरूरत पड़े तो वो मुझसे मुंह फेर ले? क्या यही रक्षा है? और जो रक्षा का हवाला दे रहे हैं, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि अगर रक्षा की ही बात है, इस परंपरा को फॉलो करने ही की बात है, तो अपने पतियों को राखी बांधे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के सवाल उठाते हैं, खैर मुझे उनकी परवाह नहीं है। लेकिन साथियों, एक चीज और है, आप खुद देखिए कि इस भारत देश में जो 50% महिलाएं हैं जिनकी आबादी है, आज वो तमाम बड़े बड़े पदों पर आसीन है। अगर मैं एसीपी, डीसीपी, कर्नल या विंग कमांडर, इन सभी पोस्टों की बात करूं, या एडवोकेट, जो डॉक्टर या जज, इनकी भी बात करूं, तो इन तमाम पदों पर आपको बहुत सारी महिलाएं दिखाई दे जाएंगी। एक महिला डॉक्टर जब उसके पास में मरीज जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसकी सुरक्षा वो डॉक्टर ही करते हैं। एक तरह से मतलब उसके लिए मैं कहूंगी कि वो जीवन देने वाली बन जाती है। तो एक तरह से रक्षा वो महिला कर रही है, कोई पुरुष तो नहीं कर रहा। इसी तरह से अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया सोफिया कुरैशी का और वोमिया सिंह का,
दोनों ही महिलाएं जिस तरह से नेतृत्व किया अच्छे से आप सभी जानते हैं। देश की राष्ट्रपति वो भी महिला है, देश की सुप्रीम कोर्ट में भी जज के रूप में महिला स्थापित हैं, वकील हैं। जब उनके पास में उनके क्लाइंट पुरुष जाते हैं तो वही उन्हें सुरक्षा मुहैया कराती है, उन्हें बचाती है, उनकी रक्षा करती है। इसी तरह से एसीपी डीसीपी तमाम पदों पर महिलाएं हैं। जब उनके पास में लोग गुहार लगाकर जाते हैं, महिलाएं ही सभी नहीं जाती, वहां पर पुरुष भी जाते हैं, तो वही जो अधिकारी हैं एसीपी डीसीपी कमिश्नर रैंक की महिलाएं उनको सुरक्षा मुहैया कराती है, उनकी रक्षा करती है। तो अब खुद बताइए आप किस देश में कौन किसकी रक्षा कर रहा है, क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है। इसलिए मैंने ये उचित समझा कि ये सवाल आप लोगों से किए जाए। और साथियों एक बात और सोचने वाली है कि आज तक पूरे भारत में डॉक्टर अंबेडकर संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को इस भारत देश की किसी भी महिला ने राखी नहीं बांधी, लेकिन उन्होंने बिना राखी बांधे, बिना किसी को वचन दिए इस भारत देश की तमाम महिलाओं के लिए आजादी के द्वार खोल दिए। आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति, जो कि एक ऐसा ग्रंथ था महिलाओं को गुलाम बनाकर रखता था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार शोषण करता था, उसको जलाकर उन्होंने तमाम महिलाओं के लिए आजादी के, और इतना ही नहीं और एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा दिया। लेकिन इस देश की स्वार्थी महिलाएं कभी भी उस महामानव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं करेंगी। तो ऐसी मंदबुद्धि महिलाओं के लिए मुझे तो बड़ी दया भी आती है कि ये लोग जिस महामानव के कारण तमाम हक अधिकार ले रही हैं, उसका गुणगान करना तो बहुत दूर की बात है, उसका नाम तक नहीं लेती। और साथ ही जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि हिंदू कोड बिल के तहत परम पूज्य बाबा साहब ने इस भारत देश की तमाम महिलाओं को वो हक अधिकार दे दिए जिनसे कि वो वंचित थी, उन्हें कभी वो अधिकार मिले ही नहीं। और जब ये अधिकार मिले तो इस देश की महिलाओं को स्वाभिमान के साथ में जीना आया। अगर मैं हिंदू कोड बिल की बात करूं तो जिस तरह से पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार, जब महिला गर्भवती होती है और जब उसकी डिलीवरी होती है तो उसको 6 महीने का मैटरनिटी लीव दिया जाता है, और उसी के साथ साथ में उसको जो उसका वेतन है वो घर बैठे दिया जाता है। तो ये भी परम पूज्य बाबा साहब की देन है। अगर उसको बच्चे नहीं होते तो वो गोद लेने का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने दिया। जिस भी विभाग में वो नौकरी कर रही है उस विभाग में अगर पुरुष भी उसी पद पर नौकरी कर रहा है तो समान वेतन का अधिकार ये भी परम पूज्य बाबा साहब ने दिया। और अगर उसका पति मारता है, पीटता है, उसके साथ में अत्याचार शोषण करता है तो उससे तलाक लेकर अपनी मर्जी से वो दूसरा विवाह भी कर सकती है। यहां तक कि अपने पसंदीदा किसी भी पुरुष से जो 18 साल की महिला है वो शादी कर सकती है। ये भी अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से दिया। और सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार है वो इस भारत देश की तमाम महिलाओं को दिया कि आप उस वोट के अधिकार से चाहे तो किसी को राजा बना दो या चाहे किसी को रंग बना दो। ये ताकत परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से इस देश की महिलाओं को देने का काम किया। लेकिन विडंबना है कि भारत देश की तमाम महिलाएं आज इतनी स्वार्थी हो गई हैं कि उनको भूल गई हैं और आज कहीं ना कहीं परंपराओं के नाम पर बंद कर इस तरह के 30 त्योहार मना रही हैं जिनसे कि उनका कोई लेना देना नहीं है। साथियों में मैंने बात की थी कि संपत्ति का अधिकार, और जो बहनें अपने भाई को राखी बांधती है, तो साथियों मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पर उन सभी बहनों से कि आप जरूर जाइए राखी बांधने। एक प्रैक्टिकल तो करके देखना इस बार। आप राखी पर जाना और अपने भाई के लिए सिर्फ एक धागा लेकर जाना, ना मिठाई लेकर जाना, ना फल फ्रूट लेकर जाना, ना ही कपड़े लेकर जाना, और अपने भाई को राखी बांधकर उसके बाद बोलना कि भाई जो पिता की संपत्ति है उसमें से बराबर का मुझे अधिकार दे दो। और फिर बताना मुझे कि आपका भाई आपको वो अधिकार देगा या अगली बार आपको बुलाएगा भी नहीं। आप खुद देख लेना। और एक चीज और साथियों मैं देखती हूँ, क्योंकि चर्चाएं गलियों में पास पड़ोस में चलती हैं, जब बहनें सामान खरीद कर लाती हैं, राखी खरीद कर लाती हैं, तो एक कैलकुलेशन करती हैं बैठकर कि भाई इतने की राखी आ गई, इतने के फल फ्रूट आएंगे, इतने का डब्बा आएगा मिठाई का। कुछ लड़कियां तो मतलब सोने चांदी की, यहाँ तक कि डायमंड की राखियां लेकर जाती है, मतलब जिसका जैसा आर्थिक व्यवस्था उसके हिसाब से वो जाती हैं। और फिर जब राखी बांध कर आती हैं तो एक हिसाब लगाती हैं, और उनके ससुराल वाले भी ये कहते नजर आते हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि भाई अपने भाई के गई थी राखी बांधने, कितना पैसा मिला, कितना कमा के लाई, मतलब कमा के लाई, इस तरह के शब्द यूज करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जहां पर घाटा और मुनाफे से किसी भी बंधन के त्योहार को तोला जाए, आप एक तरफ प्यार की बात कर रहे हैं, रक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही आप ये मतलब कैलकुलेट कर रही हैं कि मैं 2000 रुपए का सामान लेकर गई हूं और मुझे 1500 मिले, तो आप खुद ही ये ताना मारते कि मैं 2000 रुपए का सामान लेकर गई थी और मुझे
1500 रुपए मिले, यानी कि मुझे 500 रुपए का घाटा हो गया। आप खुद मुंह सिकोड़कर वहां से मुंह बनाते हुए आती हैं। तो बताइए ये कैसा प्यार है। और बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। साथियों, ऐसा बिल्कुल होता है, ये मानवीय व्यवहार है। मैंने खुद देखा है अपने आस पड़ोस में, जब महिलाओं की चर्चा। और आप खुद एक बार, जो आपके घर में जो महिलाएं हैं, अगर आपकी पत्नी अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही है, तो आप लोग खुद भी पूछते हैं उनसे, या जो आपकी बहन आ रही है उनके ससुराल वाले भी पूछते हैं। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जो भाई बहन का प्यार है वो किसी धागे या राखी का मोहताज नहीं है, बल्कि भाई बहन का प्यार एक विश्वास का प्यार है, एक दूसरे के प्रति समझने का प्यार है। अगर बहन को जरूरत है तो उसको जरूरत पर उसका भाई जो उसे चाहे वो दे। और अगर आपको सही मायने में अपने घर की बहन बेटियों की रक्षा करनी है तो उन्हें शिक्षित कर दीजिए। जिस दिन आपके घर की बहन बेटियां शिक्षित हो जाएंगी तो मैं स्वाभाविक रूप से कह सकती हूँ कि वो अपने तमाम हक अधिकार खुद हासिल कर लेंगी। आप उन्हें इतना अपंग मत बनाइए, इतना छोटा मत बनाइए, इतना कमजोर मत बनाइए कि उन्हें सदियों से आज तक भी पुरुष के अधीन रहने के लिए या उसकी सुरक्षा का एक तरह से आश्वासन लेने के लिए विवश किया जाए। तो आज अपने घर की बहनों को सक्षम बनाइए, सबल बनाइए। और जो हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, नारी सशक्तिकरण की, तो उस दिशा में अपने घर की बहन बेटियों को बढ़ाए। और जो भी पैसा आप अपने घर की बहन बेटियों की शादी विवाह के लिए जोड़ते हो, वो सारा का सारा पैसा आप उनकी पढ़ाई पर लगा दो। और जिस दिन वो नौकरी लग जाएंगी तो अच्छे से अच्छे घर में उनकी शादी हो जाएगी और वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगी। तो साथ ही मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि जो भी बातें मैंने यहाँ पर की है, तर्क के आधार पर की है, विज्ञान के आधार पर की है, और जो एक परंपरावादी सोच बनी हुई है उसके आधार पर की है, तो आप इस त्योहार को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अब तक जिस भी साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।